सतसई परंपरा में बिहारी सतसई का स्थान निर्धारण, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। बिहारी सतसई को हिंदी में जितनी ख्याति प्राप्त हुई है उतनी रीतिकाल की किसी अन्य कृति को नहीं मिली। इसका सबसे बड़ा कारण इस कृति का काव्य रूप है। इसे मुक्तक काव्य की परंपरा में रखा गया है। संस्कृत साहित्य में श्लोक का जितना महत्व है, हिंदी में उतना ही महत्व दोहों का है। बिहारी सतसई दोहाबद्ध रचना है। स्पष्ट शब्दों में यह एक मुक्तक रचना है। संस्कृत साहित्य के अंतर्गत यह परंपरा रही है कि 100, 700, 1000 श्लोक रचकर कृतियाँ प्रस्तुत की गई हैं। शतक, सप्तशती, सप्तशतिका के रूप में क्रमशः 100 और 700 श्लोकों की रचना संस्कृत साहित्य में प्रचुर मात्रा में हुई है। हालांकि संख्या वाले नियम का पालन कठोरता से कहीं भी नहीं किया गया है। सतसई लिखने की जो परंपरा रही है, इसी परंपरा में बिहारी की जो बिहारी सतसई है उसको भी अन्यतम स्थान प्राप्त है। सतसई नाम से जितने भी रचनाएं प्रस्तुत की गई है उन पर कमोबेश रूप में गाथा सप्तशती का प्रभाव परिलक्षित होता है और बिहारी सतसई पर भी हमें गाथा सप्तशती का जो प्रभाव है वह देखने को मिलता है। बिहारी सतसई का रचना काल संवत 1692 माना गया है और यह सतसई इतनी अधिक विशिष्टताओं से युक्त है कि इसका उल्लेख जितनी भी सप्तशतियाँ या जितनी भी सतसईयाँ बाद में लिखी गई उन पर इसका प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। हिंदी में भी सतसई परंपरा का प्रारंभ हम तुलसीदास और रहीम की सतसईयों से मान सकते हैं, लेकिन समग्र हिंदी साहित्य में रामचरितमानस को छोड़कर किसी भी अन्य ग्रंथ को उतनी लोकप्रियता नहीं मिली जितनी कि बिहारी सतसई को मिली है। हिंदी सतसईयों की परंपरा में यदि हम देखें तो बिहारी सतसई की तर्ज पर अन्य कई सतसई भी लिखी गई, जैसे मतीराम सतसई, श्रृंगार सतसई, चंदन सतसई, वृंद सतसई, वीर सतसई, दुलारे दोहावली आदि का प्रणयन किया गया। इससे पता लगता है कि उस सतसई का प्रभाव ही आधुनिक युग की सतसईयों पर नहीं पड़ा, बल्कि पंडितों और प्रवीणों ने भी उसका आदर किया है। हिंदी सतसईयों की परंपरा में बिहारी सतसई का शीर्ष स्थानीय होना इस तथ्य का प्रमाण है कि उसमें अन्य सतसईयों की अपेक्षा कुछ विशेष है, अधिक है। उसकी टीकाओं की परंपरा भी कम लंबी नहीं है। ये टीकाएं इस बात की द्योतक हैं कि पठन पाठन के क्षेत्र में सतसई का विशेष प्रसार था। यह सब सतसई की आंतरिक विशेषताओं के कारण हुआ। सतसई का कथ्य तथा शैली दोनों ही अपने युग सामंतीय युग की विशेषताओं से समन्वित होने के कारण अन्यतम हैं। सामंतीय ऐन्द्रिय बोध के अनुरूप जिस भाषा शैली का प्रयोग बिहारी ने किया वह एक ऊंचाई पर पहुंच जाने के बाद आगे नहीं बढ़ सकी। बाद की सतसईयाँ बिहारी की अनुकृति पर लिखी जाने के कारण प्रायः ताजगी से शून्य लगती हैं। बिहारी सतसई के बाद यदि किसी अन्य श्रेष्ठ सतसई का नामोल्लेख होता है तो वह है मतीराम सतसई। बिहारी और मतीराम लगभग समसामयिक थे। एक पीढ़ी के कवि होने के नाते उनका ऐन्द्रिय बोध भी मिलता जुलता था। यह सब होते हुए भी मतीराम में न वह कसाव है और न वह व्यंजक शब्द योजना जो बिहारी सतसई में पाई जाती है। विक्रम शाही और राम सहाय की सतसईयों तथा बिहारी की सतसई के रचना काल में लगभग 200 वर्ष का अंतर है। उक्त दोनों सतसईयों में बिहारी की अत्यधिक अनुकृति मिलती है। यह अनुकरण शब्दावली के प्रयोग तक ही सीमित है। बिहारी सतसई के अंतरंग का अनुकरण भला कैसे संभव होता। राम सहाय की सतसई के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि बिहारी के अनुकरण पर बनी हुई पुस्तकों में इसी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इसके बहुत से दोहे सरस उद्भावना में बिहारी के दोहों के पास तक पहुँचते हैं, पर यह कहना कि ये दोहे बिहारी के दोहों में मिलाए जा सकते हैं, रसज्ञता और भावुकता से ही पुरानी दुश्मनी निकालना नहीं,
बिहारी को भी नीचे गिराने का प्रयत्न समझा जाएगा। जहाँ तक शब्दों की कारीगरी और वाग वैदग्ध्य से संबंध है, वहीं तक अनुकरण करने का प्रयत्न किया गया है और सफलता भी हुई है। पर भावों का सुंदर विधान, चेष्टाओं का वह मनोहर चित्रण, भाषा का वह सौष्ठव, संचारियों की वह सुंदर व्यंजना, इस सत्सई में कहाँ, अर्थात भावों का अनुकरण असंभव है। आधुनिक सत्सइयों में वियोगी हरि की वीर सत्सई का विशेष सम्मान हुआ। इसकी प्रतिष्ठा के दो कारण हैं। एक तो वह श्रृंगार सत्सई न होकर वीर सत्सई है, जिससे पिष्ट पेषण नहीं हो पाया। दूसरे, कथ्य के अनुकूल शब्द योजना भी परिवर्तित की गई है। तीसरे, इसकी विषय वस्तु बदलकर युगानुरूप बना दी गई है। बिहारी की परंपरा में पढ़ने वाली दुलारे दोहावली, जिसमें बिहारी की बारीकी, वैदग्ध्य, चमत्कारिकता आदि के दर्शन होते हैं। कुछ दिनों तक रीतिकालीन मनोवृत्ति वाले सहृदयों का मनोरंजन कर वह लुप्त प्राय हो गई। दुलारे दोहावली में बिहारी की भाषिक विशेषताओं को लाने का प्रयास तो किया गया, मध्यकालीन विषय वस्तु को भी ज्यों का त्यों ग्रहण करने का प्रयास किया गया है। अतः यह आधुनिक युग की मानसिकता के अनुरूप सिद्ध नहीं हुई। इस काल के दूसरे विशिष्ट कवि हैं देव, जिन्हें बिहारी की तुलना में बार बार लाया जाता है। मुख्यतः कवित्व, सवैये के माध्यम से आत्माभिव्यक्ति करने वाले कवि रहे हैं। उन्होंने अलग ढंग से अनुभव किया और उसकी अभिव्यक्ति के लिए अलग माध्यम ग्रहण किया। इसके फलस्वरूप उनकी शब्दावली भी कुछ भिन्न है। कुछ युगीन विशेषताओं को छोड़कर दोनों कवियों की परंपराएं भी अलग थी। बिहारी मुक्तक काव्य परंपरा में पढ़ते हैं तो देव रीतिबद्ध काव्य परंपरा में। इसके अतिरिक्त दोनों की जीवन दृष्टि में समानता होते हुए भी बोध में भिन्नता थी। बिहारी का इंद्रिय बोध वस्तुनिष्ठ था तो देव का आत्मनिष्ठ। इस विभिन्नता के कारण बिहारी की अभिव्यक्ति में विशेष प्रकार की सजगता और सतर्कता आ गई है और देव की अभिव्यक्ति में भावाविष्ट आवेगमयता। इस संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि बिहारी में सौंदर्य के सूक्ष्म तत्व को ग्रहण कर शब्दबद्ध करने की ऐसी अपूर्व क्षमता है, वैसी देव अथवा रीति युग के किसी कवि में नहीं है। परंतु सौंदर्य में पूर्णतः रसमग्न होने की क्षमता देव में उनसे कहीं अधिक है। समग्र रूप से विचार करते हुए देव के काव्य की आत्मा बिहारी के काव्य की आत्मा से अधिक समृद्ध है। काव्य शिल्प की दृष्टि से दोनों पक्ष समान प्रबल हैं, यद्यपि यहाँ भी टेक्निक दोनों की सर्वथा भिन्न है। देव की अपेक्षा बिहारी की कला अधिक सचेष्ट है। उन्होंने कला का माध्यम भी अपेक्षाकृत सूक्ष्म चुना है। स्वभावतः उनके शिल्प का मुख्य गुण है जड़ाव। इसके विपरीत देव के शिल्प में कोमल सामंजस्य अधिक है। बिहारी की भाषा देव की भाषा से कहीं अधिक प्रौढ़ है। उनकी लाक्षणिकता और व्यंजनात्मक शक्ति अत्यंत विकसित तथा समास गुण अद्भुत है। देव की भाषा में झंकृति, संगीत और औज्ज्वल्य अधिक है। अतएव शिल्पी रूप में दोनों के सापेक्षिक महत्व का निर्णय निर्णायक की रुचि पर निर्भर है, किंतु जहाँ तक काव्य के उत्कर्ष अपकर्ष का सवाल है, यह भी निर्णायक की रुचि पर ही है। मतीराम बिहारी और देव के मध्यवर्ती हैं। उनमें आंशिक रूप से भावात्मक तरलता और सतर्कता दोनों हैं। उन्होंने आत्माभिव्यक्ति के लिए दोनों प्रकार के माध्यमों दोहा और कवित्व सवैया को ग्रहण किया है। पद्माकर की काव्यानुभूति शक्तिमती अवश्य है, पर देव की तरह भाषा की चुस्ती का उनमें भी अभाव है। दोनों की शैली को व्यास शैली कहा जा सकता है, जिसमें वस्तु और शब्द दोनों का अनपेक्षित फैलाव है। इस काल में क्लासिकल परिपक्वता बिहारी में ही प्राप्त होती है, जो अपनी सामासिकता थोड़े से अधिक कर सकने के सामर्थ्य, संयम, व्यंजकता आदि के कारण अद्वितीय है। अभिव्यक्ति की पद्धति में जो अंतर आता है, उससे कवियों की अपनी अपनी अलग विशेषताएं उद्घाटित की जा सकती हैं। यदि बिहारी के बोध का स्पष्टीकरण कर लिया जाए तो उनके मूल्यांकन चिंतन में अधिक सहायता मिलेगी। किसी व्यक्ति को बाह्य जगत का बोध किसी न किसी इंद्रिय के माध्यम से होता है। उसी के आधार पर स्मृतियों और कल्पनाओं का निर्माण होता है। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि मानवीय इंद्रियां
कैमरे का लेंस नहीं है जो बाह्य आकृतियों को ज्यों का त्यों उतार ले। यह प्रभापरक ज्ञान फोटोग्राफी के ज्ञान से भिन्न है। व्यक्ति की विचित्रताएं और वैयक्तिक विशेषताएं बाह्य बोध को बहुत कुछ नए रूप में ढाल देती है। इसीलिए प्रभावात्मक बोध को मनोवैज्ञानिकों ने शारीरिक ज्ञान से अधिक माना है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति के अंतर्जीवन की परख होती है। बोध की जो प्रतिक्रिया होती है वह मुख्यतः दो प्रकार की होती है, संवेदनात्मक और आवेगात्मक। संवेदनात्मक जो प्रतिक्रिया है उसका संबंध संयम, सुरुचि और संस्कृति से होता है, और आवेगात्मक प्रतिक्रिया का संबंध जैविक जगत से होता है। बिहारी के अतिरिक्त रीतिकाल के शेष प्रतिनिधि कवियों में आवेगमयता का प्राधान्य है। उन कवियों की तुलनात्मक विवेचन करते समय उनकी आवेगमयता के विभिन्न स्तरों की व्याख्या करनी पड़ेगी। बिहारी का वैशिष्ट्य उनकी संवेदनात्मक काव्य चित्रों में निहित है, जो व्यापक काव्य चेतन और मानसिक संगठना की अपेक्षा रखता है। आवेगात्मक काव्य मनोवृत्तियों से संबंधित होता है और इस दृष्टि से बिहारी के काव्य का वैशिष्ट्य अन्यतम है। उनकी शब्दावली में अनूठे प्रयोग है। कहना न होगा कि इस युग के प्रतिनिधि कवि के रूप में बिहारी का स्थान अप्रतिम है। अन्य राज्याश्रित कवियों की अपेक्षा बिहारी मानसिक दृष्टि से अत्यंत स्वतंत्र कवि हैं। अतः युग की प्रवृत्तियों का जितना सूक्ष्म, तलस्पर्शी और यथार्थ चित्र उनकी सतसई में मिलेगा, उतना इस युग के अन्य किसी कवि की रचनाओं में नहीं मिलता। अत्यधिक सचेत कवि होने के कारण शब्दों की अर्थवत्ता की पकड़ उनमें अद्वितीय है। अलंकारों का विन्यास, अनेक स्तरीय अर्थध्वनियों और संरचना की दृष्टि से बिहारी अन्यतम कहे जा सकते हैं। बिहारी सतसई में श्रृंगार रस प्रधान है, किंतु भक्ति और दर्शन के साथ साथ नीति भी सतसई के दोहों में वर्ण विषय बनकर आई है। ऐसी स्थिति में यदि कहा जाए कि बिहारी सतसई में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी लहरा रही है तो अनुचित नहीं होगा। भाषा की समास शक्ति, कल्पना की समाहार शक्ति, विरह की तीव्रतम क्षणों की कहीं सहज और कहीं अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति, सौंदर्य और प्रेम के संबंध में कवि की धारणाएं, नायिका भेद और उनकी सशक्त अभिव्यंजना आदि की दृष्टि से बिहारी सतसई विशिष्ट रचना है। लगभग 719 दोहों में रचित यह कृति बहुत अधिक लोकप्रिय हुई है और आज भी इसका महत्व ज्यों का त्यों बना हुआ है। मुक्तक रचना होने के कारण बिहारी सतसई और भी अधिक प्रत्येक व्यक्ति के मन पर राज करती है। सतसई श्रृंगार वाली परंपरा के अंतर्गत आती है। निश्चय ही ये उल्लेखनीय, अविस्मरणीय और बाद के कवियों के लिए आदर्श कृति सिद्ध हुई है और कहना न होगा कि यह अपने युग की अन्यतम रचना है।